हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulaki.in। बात करेंगे एफसीआई में स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पे जो एफसीआई एजीएम का जो एग्जाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे 20+ डेज आपको यहाँ पे आपके पास हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे लास्ट जो डेज है उनमें टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए। लास्ट जो डेज है, जैसे लास्ट के 10 डेज कर लो आप, 5-7 डेज जितने भी हैं, एग्जाम का लेवल के ऊपर आपको क्या अभी पढ़ना चाहिए और क्या स्मार्ट अटेम्प्ट, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका अगर सिलेबस की बात कर लें तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एफसीआई का टोटली सिलेबस है ये एक यूपीएससी वाला सिलेबस है। इसमें इन्होंने जो एफसीआई ने उन्होंने एक पीडीएफ दी है, उन्होंने सिलेबस दिया है, वो एज इट एज डिटो आप ये सर्च कर लेना। उसमें जो एक सिलेबस को यहाँ पे कॉपी करके अगर आप पेस्ट करोगे गूगल पे तो आपको सारा का सारा वो यूपीएससी का सिलेबस है। तो ये यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस है। यहाँ पे ये मानो करंट भी है, यहाँ पे कंप्यूटर भी है, एवरीथिंग यहाँ पे इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है मेरे को लगता है। और इन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे बनाया है और जो पेपर का पैटर्न ऐसे बनाया है कि पूरा का पूरा वो एक मैनिपुलेटेड पैटर्न है। तो यहाँ पे जो इसका बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो पेपर है वो दो हिस्सों में है, एक है जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा है रिलेवेंट डिसिप्लिन। आप ये एक बात याद रखो कि जो भी बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी होगा, चाहे आईएएस का एग्जाम है, चाहे एसएससी में वो इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एक मतलब ग्रेड बी और ग्रेड ए लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो कभी भी एज इट एज सिलेबस के नहीं आते हैं। ठीक है, चाहे नबार्ड का एग्जाम है वो भी एज इट एज नहीं आएगा। सिलेबस बस एक ब्रीफ हो जाता है कि ये सब्जेक्ट में से आएगा। जो उन्होंने एज इट एज लाइन टू लाइन, जैसे उन्होंने इथिक्स ऑफ मैनेजमेंट का ये सब चीजें दी है, वो एज इट एज कभी भी ऐसे नहीं पूछे गए हैं आज तक की हिस्ट्री में। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हो कि जितना भी सिलेबस को पूरा आप एक लाइन से लाइन पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है कि आपको वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसके सिलेबस जो है उसकी अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू वो माइक्रोबायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट कोई मतलब लिंक भेज देते हैं कि साइट का, पीडीएफ का, कि ये सभी माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन है एमसीक्यू में, ये सभी लगा लूँ। अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे कि वो आपका सही है या गलत है, और वो आपको कब करना चाहिए, और एमसीक्यू कहाँ पे सही है, और जो मॉक टेस्ट है वो आपको लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे एक भूल ना जाए, यहाँ पे हम एमसीक्यू लिख लेते हैं एक बार, बाकी सबको क्लियर करके एक बार एमसीक्यू लिख लेते हैं, फिर इसकी लास्ट में इसके ऊपर भी बात करेंगे जब हम लास्ट डे टिप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये लगाने हैं नहीं लगाने, इसके ऊपर पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट टू स्टडी। तो यहाँ पे जो है आप ये मानिए कि अगर हम ये दो हिस्सों में देखें तो ये 120 क्वेश्चन है, लेकिन आधे नंबर का क्वेश्चन है और इसका मार्क्स बन जाते हैं 60, यानी कि एक क्वेश्चन है हाफ मार्क्स का, ये सबको पता है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इक्वल टू है 2 नंबर यहाँ भी, यानी कि ये मानिए कि यहाँ पे आपका जो है ये 4 टाइम ज्यादा है, यानी कि 0.5 और ये इक्वल टू 2, यानी कि ये 4 टाइम क्या है, इससे ज्यादा है। तो जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है ये आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा, इसको शुरू से करते हैं डिकोड। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट रीजनिंग को अभी शुरुआत कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे आए हैं कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और वो बेचारे रीजनिंग और एप्टीट्यूड को शुरुआत कर रहे हैं और एक एक टॉपिक इसका क्लियर कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभी जो आपके पास दिन है वो 20+ हैं, तो आप अगर इसको शुरुआत कर रहे हो तो ये 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और बेसिक एप्टीट्यूड और बेसिक रीजनिंग के आने वाले हैं। ये आपके जितने बनते हैं, जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे, मेरा मानना है कि अगर 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 तो आप इजीली, अगर आपने कुछ भी नहीं पता है आप फिर भी बना जाओगे। अगर आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं पता, 10 तो आपके वैसे ही बन जाएंगे। उसके बाद जो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो 20 आपके बन जाएंगे। अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो बाकी ये सब चीजें छूट जाएंगी अभी के लिए। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जितना आपने किया है उतना कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी ये हाफ मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो जितने पेंडिंग बचेंगे, जैसे आपके 20 बन गए हैं, आपके 10 क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप 10 का यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर सकते हो, सभी में 20, सभी में कॉमन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्मार्ट अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो भी पूरा इसके ऊपर बात करेंगे। पहले ये समझ ले कि ये अभी तक अगर आपने किया है, जितना किया मोर देन इनफ है। अगर आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन पहले की है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ये आप इजीली बना जाओगे। 30 में से आप 25 या 20 आप इजीली बना जाओगे, लेकिन आपके स्कोर हाफ हैं तो ये इजी ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपको घुमाने के लिए देखिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये 30 क्वेश्चन आपको दिए, 15-15 मार्क्स के हैं ये। ठीक है,
हो सकता है इसे 10-20 रेशियो, लेकिन मान लीजिए अब जनरल अवेयरनेस का कोई अंत नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री से लेके कुछ भी, कोई भी मतलब स्टेट का कोई भी लेटेस्ट नहीं, मतलब जो जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो ये आपको जनरल जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसका कोई अंत नहीं है। ये बिल्कुल ईजी भी आ सकता है और कुछ टफ भी आ सकता है, लेकिन ये मान के चलिए अगर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप इजिली हर कोई बना पाएगा, चाहे आपने पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे अगर आपने पूरी स्टडी की है तो आपके 3 या 4 बनेंगे बाकी 10 में से, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपके यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करके उनको 3 को 4 बना सकते हो, सभी को कॉमन लगा के आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे इजिली यहाँ पे उसको एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर ये करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर भी ऐसी चीज है जो आप 100% कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई करंट कहां से पूछा जाए, 15 के 15 है, 10 क्वेश्चन आप कभी भी पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो 5 क्वेश्चन आपके वैसे भी बनेंगे, ये बात याद रखना। 3 से 4 आप कॉमन अटेम्प्ट से ले सकते हो, तो इसके ऊपर भी आप ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 30 में से आप अगर देखोगे अभी तक 60 में से, तो आपके 30 यहाँ पे इजिली सही हो जाएंगे, मेरा मानना है। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट और इथिक्स की बात करें तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे कंपेरेटिव टू इथिक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो 30 ये है, 30 में से 15 मार्क्स के ऑलरेडी हैं, हाफ होने की वजह से। और इसमें अगर आप अभी तक आपने सभी वीडियोस देखी है तो ही आप इसको पीडीएफ पढ़िए। अगर आप किसी वीडियो देखने शुरू कर रहे हो तो इसके लिए आपको 5 से 7 दिन का टाइम चाहिए, जो कि अभी लैक ऑफ टाइम है। तो अभी आप जो गुरुकुल की अगर वीडियो देखना 45 वीडियो है, अगर आप शुरू कर रहे हो तो शायद थोड़ा सा कम कर दीजिए। आपको वीडियो देखने कुछ टॉपिक के ऊपर देख लीजिए, लेकिन सारी देखोगे तो आपके 5 से 7 दिन लग जाएंगे, जो कि एक सही तरीका नहीं है, जो कि एक सही निर्णय आपका नहीं होगा। आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, कंप्यूटर अवेयरनेस की। ये देखिए 10-10 नंबर का भी अगर हम रेशो मान के चलते हैं, एग्रीकल्चर जो बेसिक, अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, चाहे वो कोई जेआरएफ का एग्जाम है, चाहे मतलब नेमरा सुंदा पढ़ी है, बात खत्म है, ठीक है। अगर आपने बेसिक यहाँ पे पढ़ा है, नेमरा सुंदा के अलावा कोई और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, अगर आपने कोई भी बेसिक पढ़ा है तो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 से 7 आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें, इलास्टिसिटी और ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कैसे डिनोट करते हैं, या इसके ज्यादा बड़ा इसका सिलेबस होता नहीं है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, इसको आप पढ़ सकते हो। ये 1 से 2 दिन का ही काम होता है, ये एक दिन के मान के चलो, ठीक है। अगर इसका आप देखोगे तो सारा कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं है। और कंप्यूटर अवेयरनेस में आप शुरू से मत पढ़िएगा अभी के लिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है। और इसके अगर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन इतने इजी आएंगे कि आप इजीली लगा पाओगे, 3 से 4 क्वेश्चन। और बाकी के जो है उनको आप कॉमन अटेम्प्ट करके भी लगा सकते हो। और अगर आप सारा पढ़ने बैठ गए तो अभी 20 दिन है, आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन छूट जाएगा। अब देखिए ये कितना बड़ा बड़ा करके और इसका सारा मार्क्स कर दिए हैं 60। अब देखिए इसमें इन्होंने 2 वर्ड ही दिए हैं, रिलेवेंट डिसिप्लिन, और ये मार्क्स कर दिए इन्होंने 120, ठीक है। अब देखिए ये 2 वर्ड, अब ज्यादातर जो फ्रेशर हैं, जहां जो स्टूडेंट नहीं पैटर्न समझ पाएंगे, वो क्या करेंगे, ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस 1 by 1 लग जाएंगे, क्योंकि रिलेवेंट डिसिप्लिन में भी इन्होंने आगे 3 से इन्होंने आगे 5 सब्जेक्ट में उसको डिवाइड किया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एएफओ की तरह देखिए इन्होंने 60 क्वेश्चन की ही दी है। मतलब ये मानिए कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, और इसके लिए ही आगे हम पूरा बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड यानी कि सेक्शन जो ए हमारा 120 क्वेश्चन का 60 नंबर वाला ये वाला सेक्शन है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर की है तो भी इसमें बताया गया है, हाफ की है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं की है तो आप ये वाली स्ट्रेटजी अपना लीजिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये 4 टाइम पावरफुल है, ये 4 टाइम पावरफुल है। इससे नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही नहीं है, तो वो स्मार्ट अटेम्प्ट में बात करेंगे। तो अगर आपने इसे पूरा अच्छे से कर लिया है, ये वाले को सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, इसकी कुछ नया मत करना, मैं आपको यही कहूंगा। अगर आपने इसे कर लिया है, एक बार भी कर लिया है ना, तो भी इसका नया कुछ मत करना, क्योंकि इसमें से अगर आप नया करने बैठो तो आपको 3 से 4 मार्क्स का या 10 मार्क्स का बेनिफिट होगा, सॉरी क्वेश्चन का, जो कि हाफ करके आपको 5 मार्क्स रह जाएंगे, जो कि इसके 2.5 क्वेश्चन के बराबर है। यानी कि यहां पे अगर आप 2.5 क्वेश्चन सही कर गए और यहां पे अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर गए, वो आपका 1 बराबर है। उम्मीद करूंगा ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे रिलेवेंट डिसिप्लिन की। अब रिलेवेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ये सब चीज़ें काफ़ी यहाँ पे दी हुई है, केमिस्ट्री भी। तो सबसे पहले अगर FCI 2019 की बात करें तो पूरा का पूरा एंटोपैथो उसमें से पूछ लिया गया था, सारा ही है एंटोपैथो, यानी कि साइंटिफिक नेम जो उनके थे, पूरा उनका ऑर्डर, पूरा मैनेजमेंट, एवरीथिंग XYZ एंटोपैथो का, स्टोरेज, पेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। और जो केमिस्ट्री और ये सब के क्वेश्चन बहुत कम थे, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड वगैरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन 2015 में जो एग्जाम FCI ने खुद लिया था उसके पैटर्न के ऊपर मत जाना,
ठीक है, क्योंकि वो खुद था 19 में IBPS था। तो IBPS और FCI दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर FCI खुद लेता तो एग्ज़ाम का पैटर्न अलग आता, लेकिन IBPS अपने एंड से पेपर बनाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और बड़े एग्जाम में कभी भी सेम सिलेबस का क्वेश्चन आए, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और बहुत रेयर देखा जाता है। और यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इसमें, अगर आपने बेसिक BSc एग्रीकल्चर की है तो आप यहाँ पे एंटोपैथो को मेजर फोकस कीजिएगा, इसका एवरीथिंग यहाँ पे फोकस कीजिएगा। और जो यहाँ पे स्टूडेंट अभी के लिए यहाँ पे दो स्टूडेंट आगे हो सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी उनको टच भी नहीं किया है और वो शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा बिल्कुल बेसिक कर लेना, ठीक है। इसके अगर डेप्थ में जाने वाले हो तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप सारा करोगे तो इतना टाइम है नहीं है, और ये आपके जो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी वीक रह जाएगा, ये भी चला जाएगा, और आप इसके चक्कर में टाइम वेस्ट कर दोगे और उसको रिवाइज सारे को नहीं कर पाओगे। सिलेबस UPSC बराबर है। UPSC में टॉपर के भी 1200 के अराउंड होते हैं, ये बात याद रखना, हाफ ही होते हैं वो पूरे, मतलब जितना उसका मार्क्स होते हैं, तो ये बात याद रखना, पूरे इंडिया का जो टॉपर होता है। तो 100% कोई नहीं कर सकता, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसका जो बेसिक्स है, देखिए कितना इन्होंने एक सिस्टम किया है कि केमिस्ट्री का सिलेबस दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, और भी यहाँ पे इन्होंने बायोकेमिस्ट्री वगैरह दिया है ना। अब देखिए ये चीज़ों में इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनको बेसिक केमिस्ट्री आएगी, है ना, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं पता है आप यहाँ पे ये कि ये कैसे पढ़ लोगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, मतलब कुल मिला के आपको +1 और +2 की जितनी भी केमिस्ट्री है, जैसे आप IIT या कोई भी बड़े एग्जाम की कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको जितनी भी वो केमिस्ट्री है आपको सारी ही वो 1 साल वाली पढ़नी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तो यहाँ पे जो बेसिक्स हैं वो कर सकते हो, ठीक है। वैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब लॉजिक ये बनता है कि आप लोग यहाँ पे इसको स्मार्ट कैसे कर सकते हो। ये जो आपके एलाइड सब्जेक्ट में बोलूंगा, एंटोपैथो के अलावा इसमें एलाइड वर्ड यूज करूंगा, इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि MCQ को भेज रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स और डिफरेंट PDFs, सर ये वाली कैसी है, ये वाली कैसी है। तो अगर आप MCQ लगा रहे हो डायरेक्ट तो आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो, आप वहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गए, ये हमारा मानना है। क्योंकि MCQ आपको क्या लगता है कि वो 60 क्वेश्चन IBPS देगा और वो एज इट एज माइक्रोबायोलॉजी और ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको लगता है तो कीजिए, अगर आपको लगता है कि IBPS ऐसा नहीं करेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यह है कि जो MCQ लगाने हैं वो अगर आप लगा रहे हो बिल्कुल लगाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर लगाने हैं तो आप ऐसे लगा सकते हो कि जो भी फैमिलियर और फेमस मतलब MCQ हैं उनके टॉपिक को रीड कर लीजिए, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा वो घुमा के आएगा और एज इट एज नहीं आएगा, और आप बिना उसका बेसिक समझे रट्टा मारोगे और MCQ किसी काम का नहीं आएगा, ये बात याद रखना। आप गलत लगा के आओगे, और IBPS का हमेशा फंडा रहा है वो कोई ना कोई यहाँ पे उसको कंडीशन लगाएगा ही लगाएगा। तो ये आप जरूर समझ लेना कि जो इन चारों जो है, जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सबके हैं, इनके सबके जो फेमस टॉपिक है, ठीक है, जो MCQ में है, मतलब सॉरी जो फेमस MCQ के क्वेश्चंस हैं, जो नीट और एवरी अदर एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उनके टॉपिक को अगर आप पढ़ना, उनके टॉपिक को पढ़ोगे तो बेनिफिट मिलेगा, और MCQ से सिर्फ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रट्टा मत मारना, एक बार देखना और उसे ऐसे करना, ठीक है। तो ये आपके शायद यहाँ पे आपको बेनिफिट मिले। दूसरा यहाँ पे बात आती है मॉक टेस्ट की, ठीक है, कि यहाँ पे मॉक टेस्ट का आप क्या बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा, जो आपकी स्ट्रेटजी है ना मॉक टेस्ट को उसमें लगा सकते हो। मॉक टेस्ट को आप नॉलेज के लिए या प्रैक्टिस के लिए या क्वेश्चन के लिए मत लगाना, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0 है, तो आपको स्मार्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। स्मार्ट अटेम्प्ट ही मॉक टेस्ट में ट्राई कीजिए, आप कौन सा स्मार्ट वर्क आपके काम आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके रिलेवेंट में स्मार्ट वर्क से 5 क्वेश्चन सही हो गए तो मान के चलिए आपके ये 5 क्वेश्चन इसके 20 के बराबर है, ये 20 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नहीं है। तो ये स्मार्ट अटेम्प्ट्स में भी बात करेंगे, तो वो मॉक टेस्ट में ट्राई कीजिएगा, मॉक टेस्ट में आजमाइएगा उसे लगा लगा के, कौन सा आपका बेस्ट बैठा, बाद में वो ही सेम रखिएगा और उसको एक बार और आजमाइएगा और बाद में उसको शुरू कीजिएगा। आपको जो एग्जाम है आपको वहां पे डर नहीं लगेगा। अगर आप विदाउट स्ट्रेटजी जा रहे हो या विदाउट आप प्लानिंग जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पे आपको जाके जो माहौल है या इन्वायरमेंट है उसके आप फैमिलियर ना हो। तो यहाँ पे जो है एंटोपैथो की अगर बात करें, पूरा डेप्थ में पढ़ना है, XYZ का मतलब है एवरीथिंग पढ़ना है, इसका मैनेजमेंट, ऑर्डर, जितना भी इसका है
ठीक है, फैमिली सब कुछ पढ़ना है, इसका साइंटिफिक नेम तक सब कुछ पूछ लिया था, तो जितने भी इंसेक्टिसाइड वगैरह सब कुछ पढ़ना है। इन जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, इनके फेमस टॉपिक और इनके फेमस जो बेसिक्स हैं उसमें से उठा के और उस टॉपिक को कर लो। वैसे गुरुकुल सब कुछ अपलोड कर रहा है, कर दिया है। और कुछ हाँ यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कुछ स्टूडेंट के डिमांड के ऊपर ना 5 से 7 अभी मॉड्यूल हम और अपलोड करने वाले हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर है, क्योंकि ये सिलेबस देने की वजह से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि एक भी चीज़ ना छूटे, जो कि डर है, बिल्कुल वाजिब है, लेकिन बड़े एग्जाम में कभी भी एज इट इज नहीं फॉलो होता है। हम लोग पहले शॉर्ट्स में उसे दे रहे थे ताकि इसे कंप्रेस करके दीजिए, ज़्यादा आपको बर्डन ना बनाया जाए, लेकिन सभी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेटेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो काम है वो फेमस टॉपिक ही आपके काम आएंगे। आगे है हमारे पास लेवल ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, जो इस टाइप के एग्जाम होते हैं जो बेसिकली स्केल ए या ग्रेड ए या बी के होते हैं, उसमें देखिए या तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आएगा, हमेशा याद रखिए, ठीक है, या इतना हार्ड आएगा। और इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, तो इसमें यह है कि चाहे कितना भी हार्ड आए, चाहे कितना भी इजी आए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0 है। तो स्ट्रेटजी है वो कॉमन आप कर सकते हो, इसमें से कोई AFO वाली स्ट्रेटजी, फिल्टर वाली स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यह है कि कोई भी आए, चाहे हार्ड आए चाहे इजी आए, आप ये याद रखना कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो ही वहाँ पे काम करेगी। तो जो बेसिकली स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है वो दोनों में कॉमन रहने वाली है और वो यूनिवर्स होगी ये वाले एग्जाम में, ठीक है। तो स्मार्ट अटेम्प्ट्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे स्मार्ट अटेम्प्ट्स है। स्मार्ट अटेम्प्ट्स बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो जो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पहले बताई कि जैसे ये है, ठीक है, इसके ये तो है स्टडी कि आपने स्टडी करना कैसे है, ये देख लेना। अब स्मार्ट अटेम्प्ट कैसे है, जैसे स्मार्ट अटेम्प्ट में आप ये कर सकते हो कि जैसे अगर आपने पहले जैसे एंटोपैथो है या कोई भी है जो आपको आ रहा है, आप 100% जो आपको आ रहे हैं पहले उनको आप क्वेश्चन को ऑप्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे हम AFO में करते थे कि फिर जो 50% प्रोबेबिलिटी फिर नहीं आ रहे हैं उनमें से रेशो निकालिए, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको अलग कर दीजिए। अब यहाँ में यही चेंजेस है कि जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसको अलग नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0 है। तो ये बात याद रखिएगा, जो आपको 100% आते हैं उनको पहले आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद 50% वाले प्रोबेबिलिटी वाले हैं जिसमें से 2 आप इजिली निकाल रहे हो उनको भी अटेम्प्ट कर दो। उसके बाद जो बचते हैं उन सब में एक कॉमन लगा सकते हो। और ये जो है ये वर्क आपको बहुत ही स्मार्टली करना होगा। ये वर्क जो है ये वाली स्ट्रेटजी है, एक इसके साथ एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें और है, वो आगे बताऊंगा। अब जैसे ही अगर ये वाली स्ट्रेटजी आप लगाते हो, ये कैसे वर्क करती है ये आप मॉक टेस्ट में आजमा सकते हो। मॉक टेस्ट आप क्वेश्चन के लिए मत लगाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, MCQ मत लगाइएगा कहीं पर भी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। खुद सोचिएगा 60 क्वेश्चन क्या वो सेम MCQ आ जाएंगे, वहां पर नहीं आएंगे। उनके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट उसी में से क्वेश्चन आएंगे, सो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए जो काम आएंगे वो आएंगे कि आप जो स्ट्रेटजी है वो कैसे उसको लगा के स्कोर बेटर कर सकते हो, ये चीज उसको देखना है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे ये चीज जो है ये वाली 50%, बाकी जितने बच्चे सबका कॉमन A B C D ये लगा सकते हो। अब ये वो स्टूडेंट के लिए है जिनके पास टाइम की लिमिटेशन होती है, वहां पे वो टाइम यहाँ पे पूरा मैनेज नहीं कर पाए या टाइम उनके लिए प्रॉपर ही था, तो वो ये वाली स्ट्रेटजी लगा सकते हो। वो स्टूडेंट जो पूरा ही क्विकली बाकी सभी सब्जेक्ट को कर गए तो उनके पास मोर देन 20 मिनट्स पड़े हैं, मतलब वो जो उनका फेस A है, फेस A जो 100% अटेम्प्ट मतलब आ रहे हैं उनको किया, फेस B जो 50% वाले हैं उनको किया, अब फेस C जो नहीं आ रहे हैं इनमें उनको कॉमन लगाना है, ठीक है। अब जिनके पास टाइम की लिमिटेशन है वो सब में एक कॉमन कोई भी B या C में से कोई भी एक लगा सकते हो या A लगा सकते हो, एज यू विश, जो भी आपको वहां पे लगे आप सभी में कॉमन लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम है, ये जो आगे हम बताने वाले हैं ये उन्हीं के लिए है जिनके पास टाइम वहाँ पे बहुत बचा होगा। अगर आप इसे 10 मिनट के लिए इसे फॉलो करोगे तो ये आप पूरे शफलअप हो जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ लगेगी। तो यहाँ पे अगर 20 मिनट से ज़्यादा आपके पास बचे हैं तो आपने क्या करना है, तो आप एक ये कर सकते हो कि जैसे 180 क्वेश्चन है, ठीक है, 180 छोड़िए आप 60 रिलेवेंट कर लीजिए, है ना। जैसे 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन में से ये देख लीजिए कि आपने जो फेस A में 100% वाले में लगाए हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर उसमें से मान लीजिए 20 के आपने A लगाए हैं, ठीक है, उसके बाद 10 के आपने B लगाए हैं, 10 के आपने D लगाए हैं और अब बाकी के आपने 10 के आपने लगाए हैं C, ठीक है। चाहे इसे C करके इसे D कर लीजिए, यानी कि 1 के 20 बाकी सब के 10-10 करके आपने लगाए हैं, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अब आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं तो आप इसका क्या लगाओगे, यहाँ पे एक सवाल ये है। तो यहाँ पे एक लक आजमा सकते हो, वैसे तो कॉमन इतना रेशो सभी का फैक्टर होता नहीं है,
ए का रेशो ज़्यादा होगा ही होगा, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, चाहे डी का हो। लेकिन यहाँ पे पहली बात तो ये आजमाइएगा, लेकिन फिर भी अगर उसे ज़्यादा प्रिसाइजली करना चाह रहे हो, ज़्यादा वो करना चाह रहे हो कि कौन सा लगाऊं, कन्फ्यूजन है, तो जिसका रेशो सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है, आप उसको पहले देख सकते हो, और जिसका कम है इन दोनों को निकाल सकते हो। ये बात याद रखना, जिसका रेशो सबसे ज़्यादा है और जिसका रेशो सबसे कम है उन दोनों को निकाल देना, और जो बीच वाला है, ठीक है, जो बीच वाला है उन दोनों में से आप एक को कॉमन करके लगा सकते हो, क्योंकि जो रेशो कम है वो ऑब्वियसली है कि वो एग्जामिनर नहीं ले रहा है। अब जो ज़्यादा है ये है कि या तो ये सभी में ज़्यादा आएगा या बस इसका कोटा पूरा हो गया है। अब जो बीच वाले हैं इनको आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ये आप कर सकते हो। ये एक हाइपोथेसिस है, ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है। ये एक एक्सपीरियंस कह सकते हो, ये एक थोड़ा लॉजिक कह सकते हो। तो ये है स्मार्ट अटेम्प्ट्स। उसके बाद मैं थोड़ा इसे क्लियर कर लेता हूँ। आपका है यहाँ पे एफसीआई की लास्ट डेज टिप्स। यहाँ पे एमसीक्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। बेसिकली लास्ट डे टिप्स में कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो एमसीक्यू लगाना शुरू कर देते हैं या मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। मॉक टेस्ट एफसीआई के लिए लगाना, लेकिन तभी लगाना आप उसको स्ट्रेटजी बेस्ड बनाना, ठीक है। आप उसको स्ट्रेटजी बेस्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करना, फिर ही आपके मॉक टेस्ट काम के हैं। एमसीक्यू अगर आप कहीं से भी लगा रहे हो, ठीक है, आपको कोई काम नहीं आने वाले हैं, सेम एज इट एज एग्जाम आपको नहीं मिलेगा। 60 क्वेश्चन है रिलेवेंट के, वैसे प्रोबेबिलिटी कम है। एक लाइन के लिए आप सेम एज इट एज सोच रहे हो तो ये आईबीपीएस के मामले में पॉसिबल नहीं होता है। सो 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आपके सेम एज इट एज आ जाएं, ठीक है, वो वैसे ही बन जाएंगे। तो ये आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एमसीक्यू जो टॉपिक हैं उनको रिवीजन कीजिएगा लास्ट डेज में, जो आपने कर लिया 10 डेज जब आपके बच गए, जो आपने कर लिया, बस मॉक टेस्ट में स्ट्रेटजी लगाना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसमें स्ट्रेटजी लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट अटेम्प्ट करो, और बाकी का जितना आपने है उसको रिवाइज करो, बस उसको रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी वीडियोस काफ़ी बनाई हुई हैं, आप कोई पिछली वीडियो देख लीजिए, उसकी रिवीजन की कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी। अब लास्ट है हमारे पास डेली रूटीन। अब जो डेली रूटीन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी स्टडी में, मेरा पर्सनल मानना है। जब आपका जो माइंड है उसकी एफिशिएंसी पिछले दिन से 2 गुना ज़्यादा है, तो समझिए कि आपका जो काम है वो 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो माइंड है वो एक कंप्यूटर है, वो एक प्रोसेसर है, ठीक है, वो मदरबोर्ड है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो ये है कि आपके माइंड को यहाँ पे रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में है, आपकी फैमिली में है, उन सबको बाहर रखिए। स्पेशल स्टडी के दिन में सुबह अगर योगा होता है या एक्सरसाइज होती है, जरूर 10 मिनट कीजिए, ज़्यादा नहीं होता है तो 10 मिनट वॉक कीजिए। अगर आप नाइट में स्टडी करते हो, दिन में नहीं, मतलब आप जल्दी उठ पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप एक कैट नैप ले सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो जब भी आप शावर वगैरह लेके। उसके बाद जैसे ही आप जो आपका इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही काम होना चाहिए, और आप कोई भी स्टडी को जल्दबाजी में मत पढ़ना और रट्टा मत मारना। यहाँ पे स्पेशली इन केस ऑफ एफसीआई आप रट्टा मत मारना, क्योंकि आईबीपीएस के द्वारा लिया जा रहा है। आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना, जितना हो जाए बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वर्क काम करेगा, यहाँ पे आपका वो चीज़ काम करेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस उन्होंने इतना मैनिपुलेशन सिस्टम से दिया है कि आप सबको, यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क ही काम करेगा, ठीक है। और साथ में जितना भी आप पढ़ो 40-45 मिनट बाद, ठीक है, उसको 10 मिनट आपके माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स जरूर दीजिए। कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, कोई और काम कर लीजिए, लेकिन माइंड का यूज़ नहीं होना चाहिए इस एक्टिविटी में जो 10 मिनट का आप शॉर्ट ले रहे हो। उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद एक कैट नैप ले सकते हो, छोटा सा 15 मिनट का आप एक सो सकते हो, जैसे चेयर पे बैठे बैठे। उससे आपके माइंड की पावर बढ़ेगी। तो माइंड की पावर को बढ़ाना, और ये 10 दिन में जो आप याद किया वो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगा। उस टाइम पे भी आप थोड़ा मेडिटेशन जरूर करके जाना जिस दिन एग्ज़ाम हो। तो उससे पहले 10 दिन अगर मेडिटेशन या योगा कर रहे हो तो आपको जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।